हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेके आए हैं सिक्योरिटी की वीडियो गाइस, जिसमें हम विजन आईएएस का सितंबर 2023 मंथली मैगजीन कवर करेंगे। गाइस, इसके अलावा हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, इकोनॉमी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसको जाके चेक कर लीजिए। आज हम सिक्योरिटी से शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखो, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ना रिसेंटली 90 प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करा है। किस डायरेक्शन में? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्शन में। और हमारा यही सारा ध्यान है कि हम किसी भी तरीके से अपनी कंट्री के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करते चले जाएं। तो उन्होंने क्या करा है, बॉर्डर रीजन आपके 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के आसपास वाले हैं। अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ये आपको जरूर याद रखना है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आता है आपका एयरफील्ड, टनल्स, ऑल वेदर रोड्स, फेंसिंग एंड या जो भी लेइंग होता है न्यू रेलवे लाइंस की, उसके लिए काम करना, इसको बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अब हमारी कंट्री में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की क्या जरूरत आन पड़ी? तो सबसे पहली जरूरत है कि हमारे जो बॉर्डरिंग विलेज है, वहां पे लोगों का लाइवलीहुड टिका है। अगर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उनको लाइवलीहुड मिलेगा। सेकेंड चीज होगी, जो हमारे सेपरेटिस्ट फोर्सेज होती हैं या हमारी जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म है, जो हमारे अब्रॉड से ऑपरेट कर रही है, उसको हम चेक कर सकते हैं ध्यान से। स्मगलिंग को रोक सकते हैं हम स्विफ्ट मूवमेंट करा सकते हैं, ट्रूप्स की सप्लाई चेन्स को इंश्योर कर सकते हैं। हमारे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आता है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। हमारा जो क्रॉस बॉर्डर एग्रेशन आता है उसको रोक सकते हैं हम। ऑल वेदर कनेक्टिविटी दे देंगे सभी बॉर्डर एरियाज को, तो वहां पर हेल्प हो जाएगी, है ना। सारा आराम से चीजें सप्लाई हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन दिक्कत क्या आती है, जब भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की बारी आती है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है वहां पर टेरेन का। क्योंकि जो वहां का टेरेन है इंटरनेशनल बॉर्डर्स का, वो बहुत टफ है। यानी बड़ा मार्शी लैंड है, या सॉल्ट पैन्स है, या डेजर्ट है, या वैली है, रिवर है, फॉरेस्ट है, इनके साथ कैसे आप लड़ोगे, है ना। तो ये एक चैलेंज होता है बहुत बड़ा कि टेरेन का प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम होती है नेबरिंग एरियाज के साथ आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की वजह से आपको बॉर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स पोटेंशियली मिलेगा ही। वहां पर एक क्राइसिस रहेगा ही मास माइग्रेशंस का, है ना। वहां पे लोग रहना स्टेबल नहीं समझेंगे। फिर वहां पे मिनिस्ट्रीज का, जैसे आपके होम अफेयर्स है, डिफेंस मिनिस्ट्रीज है, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट बहुत डिले हो जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। अब जो पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स है रेडिकलाइजेशन के, वो वाली बात है कि जो बॉर्डर एरिया सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, है ना, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स ना होना। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो बिल्कुल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में इतना ज्यादा जुड़े रहते हैं कि वो डेवलप ही नहीं हो पा रहे हैं। बॉर्डर्स बहुत पोरस है, मतलब इतना ज्यादा क्रिमिनल ऑपरेशन, स्मगलिंग होना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होना, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होना, ये सारे क्राइसिस हैं। अब आओ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका प्रॉब्लम आती है बनाने में एनवायरमेंटल कंसर्न्स, यानी कि इतने ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स वहां पे मिलते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो सकता है। आप एक हाईवे प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहां पर आपका एलओसी वाला पार्ट भी एक आता है, वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम ऑब्टेनिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, तो वो भी एक कंसर्न है। अब क्या होता है उसके बाद ना, हमारी जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, होम अफेयर्स हैं, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या दिखती है कि ये अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं हमारे फंड। हम वहां के फंडों को इस्तेमाल जो करना चाहिए वहां के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, वो अंडर यूटिलाइजेशन रह जाते हैं। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है, देखो सबसे पहले ना अपनी लोकल कम्युनिटीज को इंटीग्रेट करो, ताकि बॉर्डर मैनेजमेंट आराम से हो पाए। वहां पे अगर लोग अवेयर रहेंगे, फोर्सेस अवेयर रहेंगी, आईज ये सब खोल के रखेंगे, तो फिर एक बेटर सर्वेलेंस होगा क्रॉस द बॉर्डर, जो बहुत जरूरत है वहां की, अटमोस्ट जरूरत है वहां को सिक्योर रखना उन जगहों को। उसके बाद डिस्टेंस जो आपके बिटवीन इंटर बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, उसको एक मिलेगा, रिड्यूस होगा। वो केसेस जो ट्रैफिकिंग के हैं, स्मगलिंग के हैं, फेक करेंसीज के हैं, वो ठीक होंगे। टेक्नोलॉजीज को आप यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे फ्लड लाइटिंग, सीसीटीवीज, ड्रोन सर्वेलेंस, ये सारा यूज हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस अपग्रेडेशन आप करो एक्सेसरीज का, इक्विपमेंट्स का, नए प्रोजेक्ट्स लगाओ। प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन के लिए बुलाओ, ताकि आपकी टेक्नोलॉजी के लिए आप साउंड हो जाओ। आपका इलेक्ट्रॉनिक और सर्वेलेंस इक्विपमेंट, जो आपके इक्विपमेंट्स है, मेंटेनेंस उनकी है, वो टाइमली हो पाए। तो प्राइवेट प्लेयर्स के आने से बड़ा एक कॉम्पिटिटिव सा होगा, तो वहां पर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है। तो होपफुली आपको समझ आ गया बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत क्या है, उसका चैलेंज क्या है, उसके वे फॉरवर्ड में करना क्या है। अब उसके बाद देखो, आपके कुछ शॉर्ट न्यूज है, जिसमें हम सबसे पहले अफस्पा को ले लेते हैं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, देखो इसमें एक्सटेंड किया है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में, 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया, अफस्पा लग गया वहां पर।
अब मान लो किसी भी जगह पर आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट अगर लग रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी जगह पर अगर ये लग गया है, इसका मतलब वहां पर आर्मी फोर्सेस ज्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है, उनकी पावर जो हो गई है वो स्पेशल हो गई है। अब ये लगाया कहाँ पे जाता है? जिस एरिया को डिस्टर्ब एरिया मान लिया जाता है, वहां पर ओपन फायर अगेंस्ट एनी पर्सन इन कंट्रीवेंशन टू लॉ, ये सब कर सकते हैं। वहां पे किसी को भी बिना वारंट के आप सर्च कर सकते हो, प्रीमाइसेस में ला सकते हो। यहाँ पर अब देखो, ये समझो, सबसे पहले डिस्टर्ब एरिया किसको घोषित किया जाता है? कोई भी स्टेट, कोई भी ऐसा यूटी पार्ट हमारा जिसको डिस्टर्ब एरिया अगर घोषित किया जा रहा है, इसका मतलब ये है वहां पर जो आर्म फोर्सेज हैं वो अपना इन एड ऑफ सिविल पावर एंड नेसेसरी टू रिस्टोर ऑर्डर। डिस्टर्ब एरिया इसलिए जरूर हो गया था क्योंकि वहां पर सिविल ऑर्डर्स को हमें ऑर्डर्स में लेकर आना था। अब डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर कौन करता है? तो आपको याद रखना है, डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर करता है गवर्नर ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्टेट और बाय सेंटर, ठीक है। तो इनमें से कोई भी कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा अब इम्यूनिटी क्या मिलती है यहाँ पर? आर्म फोर्सेस पर्सनल जो है उसको क्या क्या वो मिलती है वहां पर अगर लग जाता है ऐसा एक्ट? तो उसको बेसिकली क्या क्या करना पड़ता है? प्रोहिबिशन लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम, वहां पर उनके अगेंस्ट कोई भी लीगल सैंक्शन वगैरह नहीं लगाई जाती। फिर वो उनको खुली छूट होती है कि वो अपने हिसाब से देखें। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पे रूलिंग दी कि आर्म फोर्सेस कुड नॉट बी इम्यून फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन फॉर, अगर कोई एक्सेस उन्होंने कुछ ऐसा कमिट कर दिया है अपने डिस्चार्ज करने के वक्त अपनी ड्यूटीज में, किसी को बेफजूल में मारे जा रहे हो, तो वहां पर भी एक आपके ऊपर केस लग सकता है। समझ रहे हो आप? तो ट्रीटमेंट ऑफ अरेस्टेड पर्सन यहाँ क्या किया जाता है? आर्मी अथॉरिटी अगर इज बाउंड, ड्यूटी बाउंड टू हैंड ओवर द अरेस्टेड पर्सन, ऑफिस इंचार्ज को दिया जाता है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भर्ती कराया जाता है, उसको दिया जाता है कि भाई इसको जरा संभालो, यहाँ पर इसने दंगेबाजी कर दी है। अच्छा, अब ये अफ्स्पा जो है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है? असम में, मणिपुर में, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कंसर्न क्या है इनका? अब्यूज ऑफ पावर, ह्यूमन राइट वायलेशन यहाँ देखने को मिलते हैं अफ्स्पा एक्ट से, ठीक है। अब आप समझो पीएमएलए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मेंटेनेंस वाला। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस पे काम करता है। देखो, इसमें अमेंडमेंट में ना 2005 में हालांकि एक्ट आ गया था, लेकिन इसमें अमेंडमेंट भी करी गई है और इसमें बोला गया है कि कोई भी बंदा अगर जिसकी भी ओनरशिप 10% है या उससे ज्यादा है कैपिटल या उसका प्रॉफिट जो है, तो वो बेनिफिशियल पर्सन होता है। ऐसा व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है ओवर पार्टनरशिप थ्रू अदर मीन्स ऑल्सो। अब प्रिंसिपल ऑफिसर या रिपोर्टिंग एंटिटी में कौन कौन आ जाएगा? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे आ जाएंगे। तो ओनली एन ऑफिसर एट मैनेजमेंट लेवल, उसको हम प्रिंसिपल ऑफिसर कह देते हैं, और एक आपके रिपोर्टिंग एंटिटी होती है, उसको भी ये अपॉइंट करता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, इस एक्ट में ना काम क्या करता है? ये एक्ट को 2002 में इनेक्ट कर दिया गया था ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याओं को, ऐसी प्रॉपर्टीज को जो कन्फिस्केट करने वाली है, उनको कर दिया जाए। पीएमएलए का अंडर काम कौन करता है? ईडी काम करता है, एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट, जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। अब समझो आप फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होता है? देखो, जो भी असेट आपके $1.8 बिलियन से वर्थ से ज्यादा है या ओवर है, वो रिकवर्ड करे जाते हैं फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत। अब ये समझने की जरूरत है कि एफईओ होता कौन व्यक्ति है, यानी कि फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन बनता है? वो बनता है जिसको अरेस्ट वारंट इशू केस के नाम पर किया गया है और उसने कोई इकोनॉमिक ऑफेंस किया हो, वो भी 100 करोड़ का। और ऐसा बंदा फटाफट क्या करता है? अवॉइड करता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को। अवॉइड, द पर्सन हैज लेफ्ट इंडिया, इंडिया को भी छोड़ के चले जाना। आप नाम में आपको लूंगी, नहीं पता है आपको ऐसे नाम कौन कौन है। तो प्रेजेंटली 10 लोग हैं ऐसे जिनको कि क्या कहा गया है? फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो याद रखना, ऐसा शख्स जिसने अरेस्ट वारंट जिसके खिलाफ इशू हुआ हो, उसने इकोनॉमिक ऑफेंस किया हो 100 करोड़ का कम से कम, और इंडिया छोड़ के भाग गया हो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ताकि अवॉइड करने के लिए कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, ऐसे व्यक्ति को फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहते हैं। इस एक्ट में 2018 में जो दे रखा था कुछ प्रावधान है, काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प को आपने चुरा लिया या उसकी फेक करेंसीज बना ली या आपने मनी लॉन्ड्रिंग करा ली, तो आप ऑफेंडर कहलाओगे। ईडी आएगा, इसमें आपको इंप्लीमेंट करेगा लॉ को, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। अच्छा, चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन सबसे बड़ी समस्या। देखो, 10 लोग भागे हुए हैं 100 करोड़ रुपए हमारे चुरा के, और दिक्कत क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं मिलता, कॉम्प्लेक्स लीगल स्ट्रक्चर की वजह से बचे हुए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टीटीपीएस बेस्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क। टैक्टिक्स है, टेक्निक्स है, प्रोसीजर्स है ना, बेस्ड इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क। ये आपको हेल्प करते हैं ट्रैक करने में, क्लासिफाई करने में, साइबर क्राइम चेन ऑफ एविडेंस को करने में, एविडेंसेस को ढूंढने में। डेवलप कौन करता है इसको? आईआईटी कानपुर करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये आता है। इसका काम क्या है? टेक्निकल प्लेटफॉर्म बनाना, R&D करना, ट्रांसनेशनल रिसर्च करना, ये सब काम। एक समझो, देखो स्मिशिंग क्या होता है? एक ना सोशल इंजीनियरिंग अटैक है गाइस ये, जिसमें क्या करता है? इंसान के एरर को एक्सप्लॉइट करा जाता है और इंसान को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना, यानी कि फेक मोबाइल टेक्स्ट मैसेज भेजना
ताकि बंदा डाउनलोड करे उस चीज को जो भी उसने भेजा है और उसकी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चली जाए, जिससे कि उसका मनी आपको देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे मेल्स या कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं, आप प्रेस करते ही पता नहीं किस साइट पे चलेगा और आपने वो पासवर्ड डाले और आपका पैसा गया आपके अकाउंट से। तो यहाँ पे ना SMS भी है, यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस भी है, फिशिंग भी है, दोनों काम होते हैं, तो उसको स्मिशिंग कहते हैं। ठीक है, नाम से समझ लो आप, एक SMS है प्लस फिशिंग होता है। अब फिशिंग क्या है? साइबर अटैक है। विक्टिम्स बेसिकली क्या, उनके सारे पैसे चले जाते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो फिशिंग में क्या होता था, खाली मैसेज के बिना हो जाता था वो काम। यहाँ पे स्मिशिंग में मैसेज के साथ फिशिंग होती है। अब है आपका ये वाला कि स्पैम ऑफ लिस्ट क्या होता है। इसमें क्या होता है, मेटा हैज टेकन डाउन थाउजेंड्स ऑफ फेसबुक अकाउंट, ले लिया उसने। अब वाइड स्प्रेड ऑनलाइन चाइनीज स्पैम एक तरह से ऑपरेशन है, जो विच पोस्टेड प्रेज फॉर चाइना एंड क्रिटिसिज्म ऑफ USA। तो कैंपेन, सिमिलर कैंपेन रशिया में चल रहा है, डोपलगैंगर, विच डिस्ट्रप्टेड लास्ट ईयर को डिस्टर्ब किया गया इसको यूरोप और उसकी वॉर के अंडर। तो देख लो गाइस क्या क्या चल रहा है। अब नेक्स्ट है डिफेंस इंडिजनाइजेशन। देखो हमारे बिल्कुल प्रयास है कि हम अपना सामान खुद बनाना शुरू करें, मेक इन इंडिया आप जानते ही हो। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 800 करोड़ रुपए बेसिकली आर्म फोर्सेस को अप्रूव करे हैं, ताकि भाई एक्सेप्टेंस जो भी नेसेसिटी है वो सब बनाए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ये सब जो भी हमारे को सूट करता है वो बनाए हम अपने देश में गाइस, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा देखो कारण इसका यही है कि सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स को देखते हुए, इनोवेशन रिसर्च को देखते हुए, करंट अकाउंट डेफिसिट को हमें कम करना है, इसलिए बहुत जरूरी है अपना काम खुद ही करें। अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एक तरह की हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी है, विच कम्स अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑनली। IFC IOR क्या है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, 2018 में गुरुग्राम में खोला गया था। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये इसका काम है। इंडियन ओशन रीजन्स के लिए काम करना, ज्वाइनिंग सीज के लिए काम करना। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में सुन लो क्या होती है ये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है ये। ठीक है, सरफेस टू सरफेस है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, मोबाइल लॉन्चर पे भी लॉन्च हो जाती है, DRDO द्वारा डेवलप की गई है। 150 से लेके 500 किलोमीटर तक ऑपरेशन होती है। पेलोड कितना उठा सकती है, 350 से 700 किलोग्राम छुट्टी, ये है इसका, याद रखना। ठीक है, अच्छा एक बात और समझना, एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है दैट एग्जिस्ट द अर्थ एटमॉस्फेयर, अनलाइक इंटरकॉन्टिनेंटल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एग्जिट करती है और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आपके विद इन उसके उसमें रहती है। ये चीज आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए पेपर के लिहाज से। महेंद्रगिरी क्या है, तो महेंद्रगिरी सुन के अपना वो मत सोचना कि माउंटेन पीक तो है, ईस्टर्न घाट की है, लोकेटेड है उड़ीसा में, लेकिन इस 7th एंड लास्ट स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A के द्वारा ये लॉन्च की गई है। मुंबई में एक मैज़ेकॉन डॉक शिप बिल्डर्स है ना, उनके थ्रू। ये है क्या, इसमें आपके ना कई सारे फीचर्स लगाए गए, वेपन, सेंसर्स, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। ठीक है, अच्छा एक है आपका ऑपरेशन पोलो गाइस। ऑपरेशन पोलो याद रखना, 75th इसकी एनिवर्सरी है, पेपर में पूछ सकते हैं। कोड नेम है मिलिट्री एक्शन का। ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था 1948 में, जब हमें हैदराबाद को अपने साथ इंटीग्रेट कराना था, तब हमने लॉन्च किया था। इट वाज लॉन्च बिकॉज निजाम मिर उसामान अली शाह ने रिलक्टेंट टू ज्वाइन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। उसके बाद न्योमा एयरफील्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको लेकर आए ईस्टर्न लद्दाख में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है। न्योमा विलेज क्या है, ये आपके क्लोज टू साउथ बैंक ऑफ यांगोंग टसो में है ये। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है न्योमा एयरफील्ड का, देखो एयर इंफ्रास्ट्रक्चर लद्दाख का अच्छा होगा और काउंटर करना है हमें चाइना की स्ट्रेटेजी, उसका एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल है, इसलिए काउंटर करने के लिए, एनिमी की फ्रीडम को रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने सरफेस टू एयर मिसाइल साइट हमने ढूंढ ली थी, उसमें हमें काम कर रहे हैं न्योमा एयरफील्ड। एक्सरसाइज तो देखो भूल के भी भूलना मत, वरुण के लिए किसके है, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच नेवी। सिम्बेक्स नाम से समझ आता है सिंगापुर और इंडिया की मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, एनुअल बायलैटरल है और यहाँ पर ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। एक्सरसाइज बिल्कुल भी आपको नहीं भूलनी है। ऑपरेशन पोलो, ये जो मैंने आपको मेन बताए हैं अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलो अब जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा एनवायरनमेंट का होगा गाइस, वो कल से डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। स्टे इन ट्यून विद अस आवर चैनल। कोई भी ऐसी दिक्कत आपको आ रही है पूछो आप हमसे। ठीक है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू PM पाठशाला, अपने दोस्तों को बांटो उनको भी, ताकि ये नॉलेज जाए उनका भी। देखो ये बहुत पीक टाइम है यहाँ पर, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देते हो, मेंस को साथ साथ लिखते रहते हो, तो बहुत गाइज आपका जो पेपर आएगा ना, तो आपके अंदर कोई हैसन नहीं रहेगी, आप बड़े स्मूथली पेपर निकालोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। बाय बाय।